दोस्तों, इस देश का कानून ऐसा है कि अगर कोई छोटी सी भी गलती करे तो उसे जान से मार देने का फरमान आ जाता है और माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर औरतों पर इतना जुल्म होता है कि लोग अपनी बीवियों को यहाँ रखैल बनाकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक अरब देश की जिसे यमन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यमन का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है और इसकी अनोखी संस्कृति आज भी इसके कस्बों और गांवों की वास्तुकला में दिखाई देती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व से दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के इस क्षेत्र पर 3 क्रमिक सभ्यताओं का शासन था, जिनमें से पहली मिनोयन सभ्यता, दूसरी सबियन सभ्यता और तीसरी हिमायराइट सभ्यता थी। ये तीनों सभ्यताएं अपनी संपत्ति के लिए मसाला व्यापार पर निर्भर थी। मतलब छोटा मोटा मसाला व्यापार नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मसाला व्यापार। दूर दूर के देशों में इन मसालों का निर्यात करके इनसे मोटी कमाई करना इन तीनों सभ्यताओं का मुख्य काम था। हम आज भारत सहित हर देश में लोबान का जिक्र बहुत सुनते हैं, जिसका धुआं बहुत सुगंधित होता है। ये लोबान प्राचीन समय में यमन से इजाद हुआ था। प्राचीन समय में भी लोबान बहुत महंगा हुआ करता था। इसका इस्तेमाल अक्सर बड़े बड़े राजा महाराजा और राजघराने में होता था। मिस्र, ग्रीक और रोमन सहित कई संस्कृतियों में विभिन्न अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऊंट को बोझा ढोने वाले जानवर के रूप में इस्तेमाल करके अरब के माध्यम से भूमि मार्गों में बहुत सुधार किया गया था और लोबान को इसके उत्पादन केंद्र काना से मिस्र के गाजा तक ले जाया जाता था। काना गांव, जिसे अब बीर अली के नाम से जाना जाता है, यहाँ से ऊंटों का एक बड़ा कारवा सोना और अन्य कीमती सामान ले जाता था, जो अरब से समुद्र के रास्ते काना पहुँचते थे। इन व्यापारिक सामग्रियों में धूप भी होता था। धूप यानी कि धूप बत्ती, जिसे हम पूजा करते समय इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, धूप बत्ती के इस्तेमाल से आप चौंकिए मत, क्योंकि यमन में करीब हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था, जो कि करीब 14वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद इस मंदिर को गिरा दिया गया और वहाँ पर इस्लामिक रूल किया गया। मसाले के अलावा यहाँ पर कृषि भी की जाती थी। पुराने समय के कुछ शिलालेख आज भी यमन में हैं, जिसमें कृषि करते हुए कुछ व्यक्ति की पत्थरों पर नक्काशी की गई है। साथ ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भी नक्काशी मिलती है। ये सब तब की बात है जब यमन में पहली बार कुछ लोगों में रहने की इच्छा हुई। धीरे धीरे यहाँ की संख्या बढ़ती गई। उसके बाद यहाँ पर रोमन्स ने आक्रमण किया। आक्रमण के बाद यहाँ पर रोमन्स ने कब्जा किया और फिर उनका शासन चला। क्योंकि यमन में मसालों की भरमार थी, व्यापार का एक अच्छा सोर्स था, इसलिए रोमन लोग यहाँ पर बहुत सेना के साथ रहते थे। उनका ये मानना था कि इस जगह को कब्जा करने के लिए हमला कभी भी हो सकता है, इसलिए रोमन्स की सेना हमेशा एक्टिव रहती थी। उसी के कुछ समय बाद ही अरब के देश के राजाओं ने इस जगह पर हमला कर दिया, जिसके बाद रोमन्स और अरेबियन लोगों में एक जबरदस्त जंग हुई। अरेबियन का मकसद पहले से ही तय था कि किसी भी तरह रोमन्स को मारकर उनकी औरतों को अपना गुलाम बनाना है, और अरब के लोग ये करने में सफल भी हुए। इस जंग में अरब के लोग पूरी एकता के साथ लड़े और अंत में उन्हें इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि वो इस खतरनाक जंग को जीत चुके थे। बड़ी संख्या में रोमन्स मारे गए। कुछ उस जगह को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये सभी अपनी औरतों को छोड़कर भाग गए, जिसके बाद यहाँ अरबी लोगों ने अपना डेरा बसाया और इस देश को मजबूत बनाया। रोमन्स की औरतों से बच्चा पैदा करना उस समय सभी अरबियों का एक ट्रेंड था, क्योंकि उन्हें आने वाले 20 सालों में यमन को मजबूत बनाना था। और कोई भी देश मजबूत वहाँ की यूथ से होता है। जितना ज्यादा यूथ उतना ही ज्यादा देश शक्तिशाली होता है। उसके बाद औरतों से जबरदस्ती दुष्कर्म हुए और हथियारों के दम पर उनसे उनकी मनमर्जी के बिना निकाह किया गया। उन्हें सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया गया और उस दौर में ये सब होना यमन का एक खेल बन गया था, जो कि यमन में आज भी कहीं कहीं पर चल रहा है। यमन में औरतों के लिए कानून बहुत कठोर है। यहाँ की कोई भी महिला बिना अपने आप को ढके घर से बाहर नहीं निकल सकती है और जरूरत पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकल सकती है। और कोई भी औरत यहाँ अपने ऊपर हो रही घरेलू हिंसा की शिकायत किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं कर सकती है। ऐसा करने पर उस औरत पर ही कार्यवाही होती है। और इन सब के विपरीत अगर कोई आदमी अपनी औरत की मर्जी के खिलाफ कुछ करता है तो उस पर कोई घरेलू हिंसा का केस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शरिया कानून लागू है और शरिया के मुताबिक शोहर बेगम के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर आदमी चाहे तो अपनी ही बेगम को अपनी रखैल बना सकता है। और इन सब के विपरीत अगर कोई औरत किसी पराये मर्द
के साथ पकड़ी जाती है तो उसे सीधे मौत की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों 2006 में जो गृह युद्ध यमन में छिड़ा था उसका एक बड़ा कारण घरेलू हिंसा थी, जिसमें ना जाने कितनी ही औरतों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको बता दें कि पूरे विश्व में केवल यमन ही एक ऐसी जगह है जहां की औरतें अपने औसत जीवन काल का मात्र 40% ही जी पाती हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकतर महिलाएं एक समय के बाद डिप्रेशन और माइग्रेन की शिकार हो जाती हैं। और वैसे भी इस देश में सिर्फ जवान लड़कियों को ही तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ के कुछ कट्टरपंथी अपनी काम भावना के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहने को यहाँ का कानून बहुत सख्त है, वो भी तब जब कोई खुलेआम किसी औरत पर नजर डाले, वरना कोई व्यक्ति अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है, उसे मार रहा है या फिर मार डाला है, उसके लिए कोई सजा नहीं है। और ऐसे में वो औरत अपनी शिकायत लेकर किसी के पास भी नहीं जा सकती है। एक सर्वे के अनुसार प्राचीन यमन आज के यमन से बहुत ज्यादा खुशहाल और बहुत ज्यादा समृद्धशाली था, क्योंकि आज का यमन भले ही हथियारों के मामले में आगे बढ़ रहा हो, लेकिन यमन देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी भूखा मर रहा है, जबकि यहाँ पर टूरिज्म का काफी अच्छा सोर्स है। यमन सऊदी अरब और ओमान की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखने के लिए कई ऐतिहासिक भवन और स्थान उपलब्ध हैं, लेकिन हाल ही में युद्ध के चलते यहाँ ज्यादातर चीजें अभी बंद हैं। हाल ही में कुछ समय पहले यमन से कुछ खबरें आई थी, और जो खबरें थी वो बेहद चौंकाने वाली थी। असल में यमन का देह व्यापार दुनिया में सबसे बड़े देह व्यापार के रूप में उभर रहा है। कई देशों में देह व्यापार को कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो कहीं ये गैर कानूनी है। उसी तरह यहाँ पर भी देह व्यापार गैर कानूनी है, लेकिन कुछ बड़े अरबी व्यापारी जो कि कानून को अपनी जेब में रखते हैं, वो यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो किसी भी लड़की को उसके घर से उठाकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ रातें गुजार सकते हैं। दोस्तों यमन में हर कदम पर कानून अलग है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हर इंसान के लिए कानून है, यहाँ तक कि इंसान जात के लिए कानून अलग है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हर इंसान के लिए कानून अलग है। चलिए आपको यमन के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी लड़की या फिर औरत को जेल हुई। जेल में अपनी सजा काटने के बाद उस औरत या फिर लड़की के घर वाले उस लड़की को अपने घर में रखने से मना कर देते हैं, तो ऐसे में रिहाई वाले दिन अगर उस लड़की के घर से कोई लेने नहीं आता है, तो यमन के जेल अधिकारी उन सजा पूरी कर चुकी महिलाओं को एक अलग जगह पर रखते हैं, जिसे वीमेंस शेल्टर होम कहा जाता है। यहाँ पर भी महिलाओं के साथ वही सब होता है जो आप समझ रहे हैं, मतलब कि उनके साथ ये जेल अधिकारी और जेल प्रशासन के सभी लोग अपनी मनमानी करते हैं। यमन अपने बयान में हर बार कहता है कि हमारे यहाँ की महिलाएं यमन के कानून को मानती हैं और वो इस कानून की इज्जत करती हैं। तो आपको बता दें कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वहाँ की औरतों के पास इन नियमों और कानूनों को मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। यमन में पिछले कई सालों से कुछ नई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन पर यमन ने रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें कामयाब नहीं रहा। असल में यमन की लड़कियों की तस्करी चोरी चुपके से दूसरे देशों में की जा रही है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ देखने में काफी खूबसूरत होती हैं, जिनकी दुनिया के कई अमीरजादे मांग करते हैं, और इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। यमन की लड़कियाँ सऊदी अरब, सीरिया, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, जापान और थाईलैंड तक बेची जाती हैं। इन सभी देशों के रास्ते समुद्र द्वारा तय किए जाते हैं, जिसमें पकड़े जाने का खतरा थोड़ा कम रहता है। हालांकि संयुक्त राज्य संघ ने यमन को इस चीज के लिए चेतावनी दी थी कि वो यमन में हो रहे बाल तस्करी और लड़कियों की तस्करी पर जितनी जल्दी हो सके रोक लगाए, वरना आगे चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी और उस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं होगा। इस पर अरब ने आगे आते हुए यमन की तरफ से बातों को संभाला और इस तस्करी को रोकने की पूरी कोशिश का आश्वासन दिया था। हालांकि उसके बाद ये तस्करी कुछ हद तक कम हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकी। दोस्तों यमन एक समय में अपने मसालों और लोबान के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यमन में ये सारी चीजें हो रही है। यही कारण है कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि यमन आज के मुकाबले पहले ज्यादा समृद्धशाली था। दोस्तों यमन में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि शायद ही पूरी दुनिया में कहीं पर हो। यहाँ की वास्तुकला, नक्काशी, शिल्पकारी और हस्तकला पूरी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यमन का ध्यान आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने हथियारों पर है। यमन अपने आप को एक मजबूत और शक्तिशाली देश बनाना चाहता है और उसमें अरब उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और अरब के ही बल पर यमन कभी कभी इतने उल्टे सीधे बयान देता है कि बाद में उसे अरब को संभालना पड़ता है। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद यमन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।